ये शहर पेशावर है। आज पेशावर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड, कम से कम दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। पेशावर में आज मौसम अबर आलूद के अलावा खुश्क और गर्म रहेगा। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। और हम बात कर रहे हैं सुबह सुबह बहुत सारी मुख्तलिफ स्टोरीज पर, कुछ पॉलिटिकल बातें भी हुई, अब कुछ अदबी बातें हुई। बिल्कुल, और ऐसी शख्सियात का जिक्र भी हमारे शो का हिस्सा है जिनको अमूमी तौर पे लोग या तो अब जानना नहीं चाहते या कम जानते हैं, लेकिन वो अपने अहद के, अपने दौर के अजीम तरीन लोगों में से। हम आज बात कर रहे हैं उर्दू के मकबूल अदब के हवाले से जासूसी नॉवेल्स के अजीम मुसन्निफ इब्न सफ़ी साहब को, जिनको सितारा इम्तियाज से 40 साल के बाद उनके जाने के नवाजा गया है। उन्होंने 120 जासूसी नॉवेल लिखे। इसके अलावा उन्होंने 125 इमरान सीरीज के नॉवेल्स लिखे। इब्न सफ़ी ने नॉवलों की फरोख्त और अपनी मकबूलियत के जो रिकॉर्ड्स कायम किए हैं उनको आज तक भी कोई तोड़ना तो दूर की बात, शायद बराबर भी नहीं कर सकती। इतनी बड़ी शख्सियत है। नो डाउट ऐसा ही है। और हमारे साथ इस हवाले से डिस्कशन के लिए किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अक्सर हमारे शो का हिस्सा बनते, बल्कि हमारे साथी एंकर भी हैं वकार अहमद मलिक साहब। बहुत शुक्रिया वकार साहब, आपने ज्वाइन किया। और देखने वालों को सबसे पहले तो वकार साहब अ वेरी हैप्पी बर्थडे। आज आपकी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। और हम आज हमने बताया नहीं था इनको, केक हमने ऑर्डर किया हुआ था, अभी बन के आ रहा है। और हम ये सोच रहे थे कि हमने इनको आते ही विश नहीं करना, हमने इनको ऑन एयर विश करना। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अल्लाह आपको बहुत सेहत दे और ऐसे ही आप हमारे बीच में आते रहे। थैंक यू वेरी मच। इब्न सफ़ी साहब का भी तज़किरा आज के दिन के हवाले से, और उनको 40 साल के बाद रिकॉग्नाइज किया गया। कैसे देखते हैं आप हमारे इस बिहेवियर को बीइंग नेशन? कम से कम रिकॉग्नाइज किया गया, मैं तो इस पर बहुत खुश हूँ। मतलब हमारे यहाँ तो बहुत सारे मशाहिर हैं जो कि आज तक वो रिकग्निशन मांगते हैं, लेकिन अभी तक हम नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात है। इब्न सफ़ी जो है, देखिए उन्होंने एक अजीब जिंदगी गुजारी है। बट एक साइड पे लाइक 1950s, अर्ली 1950s की बात है कि जब ये अजीब व गरीब किस्म का, जिनसी किस्म का अदब जो था वो बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो उस वक्त इब्न सफ़ी ने कहा था कि मैं सब तमाम को शिकस्त दूंगा और लोगों को एक म्यारी, एक स्टैंडर्ड या एक अच्छा अदब पढ़ने को दूंगा। और जो उन्होंने शर्त लगाई थी, देखिए वो उसमें कामयाब हुए। उन्होंने वाकईतन लोगों को इस पे लगाया, इस पे। और इनकी मकबूलियत का ये आलम था कि 1 महीना पहले आपको कॉपी बुक करवानी पड़ती थी। पूरे बड़े सगीर में, मतलब जिस तरह ये फिरोख्त हो रहे थे। इब्न सफ़ी कि जो प्रॉब्लम जो उनको फेस आया वो ये है कि आपको पता है कि अदब में एक अदब आलिया है, एलीट और अशराफिया, और दूसरी तरफ जो है वो जिसको हम कहते हैं मकबूल आम अदब। तो अदब आलिया जो है वो मकबूल आम अदब को जरा नहीं मानता। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि जो मकबूल आम अदब है उसके लिए भी खास किस्म की इंटेलिजेंस चाहिए होती है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि कोई आम आदमी, एक क्लास चाहिए होती है, एक इंटेलिजेंस चाहिए, एक बड़ी जहानत चाहिए होती है, तब जाके आप एक तरह मकबूल आम होते हैं। इतना ज्यादा जो इब्लाग, और ये अदब की सभी असनाफ के अंदर, चाहे वो शायरी है, चाहे वो लिटरेचर है, सबके अंदर ऐसा ही है। और फिर जो डिफरेंट शेड्स हैं, आप ये देखिए ना कि हम कहते हैं कि राशिद साहब हैं, राशिद साहब का होना बहुत जरूरी था। ठीक है, मतलब बहुत बड़े आदमी, अफकार सब कुछ है, लेकिन उसके साथ हबीब जालिब और फैज जैसे बंदों का भी होना जरूरी है कि जो समाज पे हर किसी की इंपॉर्टेंस है। इसी तरह इब्न सफ़ी की थी। इब्न सफ़ी ने इमरान सीरीज जो मतलब जहां तक मुझे लगता है जैसे इब्न सफ़ी ने अपने कैरेक्टर्स के कॉपीराइट्स नहीं किए, यानी इमरान को बाद में बहुत लोगों ने इस्तेमाल किया और वो उस तरह कैरेक्टर को नहीं संभाल पाए जिस तरह इब्न सफ़ी ने संभाला हुआ था, या उनके अपने जो कैरेक्टर्स थे। आपने अगर इश्तियाक अहमद जो बहुत मकबूल जासूसी दुनिया में बच्चे जब थे आमगोनी को पढ़ते रहे, उन्होंने ये किया कि अपने कैरेक्टर्स को जो थे उन्होंने संभाला और इन्होंने नहीं संभाला। मगर कितनी जरूरत है इब्न सफ़ी जैसे लोगों की आजकल के दौर में हमारे बच्चों को इस जाने लेके जाने के लिए? वंडरफुल बात यह है कि इतनी ज्यादा जरूरत है। तो हमेशा मेरा तो ये इस पे स्टांस रहा है कि बच्चों को टार्जन, उम्रो यार, ये इमरान सीरीज है, कुछ भी है, वो जितना पढ़ते हैं उनको पढ़ने दें। उसकी वजह ये थी कि मेरे अंदर जो रीडिंग हैबिट है उसमें मुझे समझता हूँ कि इश्तियाक अहमद है और इब्न सफ़ी और इनका बहुत बड़ा किरदार है। बिकॉज इनके अंदर देखिए एक जासूसी नावल होता था, उसके अंदर सस्पेंस होता था, तो मैं जब पहले या दूसरे सफ़ा पढ़ता था तो मैं आखिरी सफ़े तक जाना चाहता था, जिसकी वजह से रीडिंग हैबिट जो है वो डेवलप होती थी। दूसरा ये था कि इसके अंदर एक पूरी साइंस फिक्शन था, तो क्राफ्ट इतना अच्छा किया जाता था बहुत कि आप रात के वक्त रात पढ़ते वक्त रात में। और मैं ये समझता हूँ कि कहानी इतनी मजबूत थी इब्न सफ़ी की, और ये जितने कि आखिर कोई तो वजह थी कि मतलब आप एक ही नावल एक ही नशिस्त में पढ़ते थे। बिल्कुल ऐसी है। साइंस का भी उसमें था, ऑफ कोर्स साइंस फिक्शन थी। आपके लिए बड़ी हैरानकुन बात होगी कि इब्न सफ़ी ने उन चीजों का जिक्र उस वक्त किया, लाइक लेजर गन या परिंदों में कैमरे आंखों में लगे हुए, जिसका हम तस्वुर भी नहीं करते थे। और उसके बाद आके साइंस ने, बिकॉज हाईली इमेजिनेटिव आदमी थे, मतलब
जितने बड़े साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में तब्दीली पैदा की है, न्यूटन है या आइंस्टाइन है, ये बुनियादी तौर पे हाईली इमेजिनेटिव थे। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इमेजिनेशन के बगैर मुमकिन ही नहीं है। तो इब्ने सफी जो थे वो भी इसी तरह साइंटिस्ट नहीं थे, बट हाईली इमेजिनेटिव थे। वो बच्चों के अंदर ऑफ कोर्स। अच्छा वकाफी, ये भी एक मसला है कि हमारे यहाँ नॉर्मली जिस तरह से भी इनको 40 साल बाद जो कह लें सितारा इम्तियाज दिया गया, बहुत सारे फनकार ऐसे हैं जिनको उस तरह से रिकग्नाइज नहीं किया जाता, चाहे हम अदबी सूरत हाल में बात करें किसी तरह भी। अभी हम ब्रेक में भी यही बात कर रहे थे, कितना जरूरी है हमें इस चीज पे फोकस करने की कि एक इंसान की इतनी खदमात हो किसी चीज में और हम उसको उस तरह से रिकग्नाइज ना करें। मेरा ख्याल है कि वो रिकग्नाइज वो करेगा जो ऊपर की सतह पे, जिसको हम अशराफिया कहते हैं, सियासी अशराफिया या वो है, उसमें कोई पढ़ा लिखा आदमी जाएगा तो उसको पता होगा ना। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है। जब किसी को पता ही नहीं है तो मतलब अभी मुझे पूरा यकीन है कि इब्ने सफी का नाम किसी न किसी इसी वजह से आया होगा कि कोई ना कोई शख्स ऐसा जानता होगा जी, हो सकता है मतलब इब्ने सफी की कोई अहमियत जानता होगा तभी जाके, अदरवाइज तो मुश्किल है जाने माना। ठीक है, अच्छा चूंकि हम उर्दू अदब की बात हैं और आपने भी कहा अभी चूंकि हमें मालूम है कि डिजिटलाइजेशन का दौर है और चीजें फिल्माई जाती हैं, उस वक्त किताबों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। आजकल के दौर को भी हम कोई बुरा वक्त तो नहीं कह सकते, क्योंकि एक नई तर्ज है अदब की। अगर हम फिल्मों की भी बात करते हैं तो इसमें इब्ने सफी कितना मुआविन हो सकते हैं हम, अगर पाकिस्तान के अंदर या दुनिया के अंदर या उर्दू फिल्म मेकिंग की अगर हम बात करें, कितना मुआविन हो सकते हैं इब्ने सफी? पाकिस्तानी अदब इस हवाले से बड़ा, मैं अभी जो नेक्स्ट जो निकले तेरी तलाश में है उसमें हमारी जो नेक्स्ट किताब है तार साहब की, वो बहाव है। मैं कल ये कह रहा था कि एपिक्लिप्टो जो आपने फिल्म देखी होगी, बहुत बहाव मुझे ऐसे लग रहा था कि उससे बड़ी फिल्म बन सकती है। हमारे यहाँ अपने पास इतना बड़ा लिटरेचर है। इब्ने सफी पे 1970 में एक फिल्म बनी थी उनकी, डॉक्टर दुआगो या कोई इस तरह से पीटीवी ने बनाई थी। ठीक है, आई डोंट नो कि वो बाहर क्यों नहीं आई या किसी चपकलिश या किसी उस वजह की नजर हो गई। लेकिन इब्ने सफी की जो एक मतलब 120 तो उनके जासूसी दुनिया की टैग मतलब वो नावल है, फिर 125 इमरान सीरीज की नावल है। आप यकीन करेंगे एक ऐसी सीरीज, ये आप भूल जाए, ये जो फॉरेन की जो बहुत बड़ी सीरीज होती है ना, मतलब ये बल्कि इब्ने सफी वो है जिसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया गया। इंटरनेशनली बहुत बड़े बड़े लोगों ने मतलब एक इंटरनेशनल मकबूलियत। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बड़ा जबरदस्त एक फ्लेवर हम देने की कोशिश कर रहे हैं और कामयाब भी रहते हैं। मुझे पता है एक्सप्रेसो के अंदर लोग बड़ा पसंद करते हैं और जो हमारा डिजिटल सोशल मीडिया उस पर बड़ी पजीराई मिलती है। वकार भाई के जो भी सेगमेंट्स होते हैं, मुस्तनसर साहब, दीगर जो शायरी का जिक्र ना करें, अदब का जिक्र हो रहा है उर्दू का, तो बड़ी ज्यादती हो जाएगी। और सितंबर है, सितंबर कुछ लोगों के शोहरा के दिल के बड़े करीब होता है, व्हेन दे राइट इन पर्टिकुलर। इस पे आप क्या कहेंगे? इस पे जरा राय दीजिए हमारी अपनी। देखिए बात यह है कि इस वक्त मुझे ऐसे लगता है जैसे इफ्तिखार आरिफ से बढ़ के कोई तवाना आवाज, मतलब हमारी वो पुरानी जो एक लेगेसी है उसको तो इफ्तिखार आरिफ साहब भी लेके जा रहे हैं। सही सही। या खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे, मैं जिस मकान में रहता हूँ उसको घर कर दे। उनके एक शेर को बड़ा अजीबोगरीब इस्तेमाल सियासी लोगों ने किया, लेकिन वो वैसे तो रोमांटिक शेर है कि वो जो तुमसे बिछड़कर जिंदा है, जान बहुत शर्मिंदा है, तो वो बहुत ही खूबसूरत। और 12वां खिलाड़ी और मतलब इस तरह की चीजें बहुत सारी खूबसूरत। हम जो कि डिस्कस पहले कर रहे थे, सितंबर के हवाले से भी इफ्तिखार आरिफ साहब ने जी सितंबर रास्ता दे, बड़ी खूबसूरत नज़्म है। और मेरा ख्याल है कि बच्चों को और नौजवानों को शायरी की तरफ जाने के लिए तहतुल लफ्ज़ जो ज़िया मुहिउद्दीन साहब ने इस तरह फैज साहब को पढ़ा, बस इसी तरह एक कामरान वजी साहब हैं हमारे मतलब एक्सप्रेस में, तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत सितंबर रास्ता दे उन्होंने पढ़ा है। तो हमने सोचा कि हम वो शेयर भी कर लें। वकार साहब से पूछने का मकसद सिर्फ ये था कि द वे ही कैन एलिब्रेट सच थिंग्स वो बहुत बेहतरीन हो जाता है। सो सितंबर रास्ता दे बाय इफ्तिखार आरिफ साहब, नरेटेड बाय कामरान वजी साहब। देखते हैं और सुनते हैं। सितंबर रास्ता दे, कोई चेहरा मेरी नामुतमईन आंखों में फिर कुछ ख्वाब रखना चाहता है, कोई मौसम मुझे शादाब रखना चाहता है, बहुत तपते हुए सहराओं को सैराब रखना चाहता है। सितंबर रास्ता दे, जमाना जानता है ख्वाबों की दिलदारी में मैं किस हद तक गया हूं। सितंबर बेयकीन रस्तों पे तन्हा चलते चलते थक गया हूं। कहीं पामाल हो जाए न फिर शहरे मुकद्दर,
सितंबर रास्ता दे।